नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। दिन के हो चुके हैं 12 और हम हाजिर हैं देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर। खबरों को विस्तार से जाने आइए उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में 3 बजट उपरांत वेबिनार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। एमएसएमई और कारोबारी सुगमता से जुड़े होंगे वेबिनार। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे ने दिया इस्तीफा। एक सरपंच की हत्या में नाम आने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मांगा था इस्तीफा। औरंगजेब की तारीफ कर बुरे फंसे अबू आजमी। मुंबई में सपा नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज, बयान पर विरोध जारी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ओवल ऑफिस में ज़ेलेंस्की से बहस के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद रोकी। ट्रंप के इस कदम के बाद कीव पर रूस के साथ शांति वार्ता का बड़ा दबाव। खेल की खबरों में चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल आज। भारत और ऑस्ट्रेलिया दुबई में होंगे आमने सामने। दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 3 पोस्ट बजट वेबिनार में हिस्सा लेंगे। ये वेबिनार एमएसएमई विकास का इंजन, विनिर्माण, निर्यात और परमाणु ऊर्जा मिशन और विनियामक निवेश और व्यापार करने में आसानी संबंधी सुधारों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर वे कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये वेबिनार सरकारी अधिकारियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और व्यापार विशेषज्ञों को देश के उद्योग, व्यापार और ऊर्जा रणनीतियों पर विचार विमर्श करने के लिए एक सहयोगी मंच प्रदान करेंगे। ये चर्चाएं बजट का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नीतियों के क्रियान्वयन, निवेश सुविधा और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर केंद्रित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एमएसएमई विकास का इंजन विषय पर पोस्ट बजट वेबिनार करेंगे। एमएसएमई मंत्रालय भारतीय एमएसएमई को वैश्विक स्तर का बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। आने वाले दिनों में इसको लेकर कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। केंद्र सरकार एमएसएमई को वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बनाना चाहती है ताकि निर्यात में उनकी भागीदारी बढ़े। इसे ध्यान में रखते हुए इन दिनों एमएसएमई खासकर मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। पिछले महीने पेश बजट में एमएसएमई को वैश्विक सप्लाई चेन बनाने की घोषणा की गई थी। भारतीय जीडीपी में एमएसएमई का योगदान लगभग 30% का है। नीति आयोग एमएसएमई सेक्टर में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर पूरा सर्वे करा रहा है और यह भी समझने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय एमएसएमई में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी वैश्विक स्तर के अनुरूप है या नहीं। इस महीने के आखिर तक आपको बता दें कि एमएसएमई को यूपीआई से कर्ज देने की शुरुआत हो सकती है। साथ ही आपको बता दें कि भारतीय जीडीपी में इस समय एमएसएमई का योगदान लगभग 30% का है। एमएसएमई सेक्टर में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर सर्वे किया जा रहा है, तो एमएसएमई पर लगातार फोकस बढ़ रहा है सरकार का। नीति आयोग तुलनात्मक अध्ययन कर रहा है ताकि एमएसएमई सेक्टर को और सुदृढ़ बनाया जा सके। साथ ही साथ एमएसएमई को यूपीआई से कर्ज देने की शुरुआत भी अब जल्द संभव मानी जा रही है। इसके साथ ही साथ माइक्रो उद्यमियों को मिल सकती है यूपीआई से कर्ज की सुविधा। साथ ही यूपीआई से कर्ज देने के लिए अब अलग से एक पोर्टल तैयार किया गया है, यानी यूपीआई से कर्ज देने के लिए भी अब एक पोर्टल तैयार है जिससे सुगमता आएगी और यूपीआई के माध्यम से लोन देने के फ्रेमवर्क को तैयार कर रहे हैं सभी बैंक। एमएसएमई को वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बनाना चाहती है केंद्र सरकार, तो ग्लोबल होने जा रहे हैं हमारे भारतीय एमएसएमई सेक्टर, जहां निर्यात में एमएसएमई की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और अजीत पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के नेता धनंजय मुंडे ने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी जानकारी दी है।
धनंजय मुंडे के पीए प्रशांत जोशी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास पहुंचकर उन्हें मुंडे का इस्तीफा सौंपा। फडणवीस ने कहा है कि मुंडे ने मुझे अपना इस्तीफा भेजा है, मैंने इसे स्वीकार कर लिया है और इसे राज्यपाल को भेज दिया है। मंत्री श्री धनंजय मुंडे इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। दरअसल महाराष्ट्र की महायुति सरकार में मंत्री रहे धनंजय मुंडे विवादों में घिर गए। एसआईटी ने अपनी चार्जशीट में मुंडे के करीबी सहयोगी वाल्मीकि कराड को बीड जिले में जबरन वसूली का विरोध करने वाले सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मास्टरमाइंड के रूप में नामजद किया था। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल को पत्र लिखकर कहा था कि धनंजय मुंडे को मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। धनंजय मुंडे के करीबी सहयोगी वाल्मीकि कराड और उसके 6 गुर्गों को इस साल जनवरी में महाराष्ट्र पुलिस ने मकोका के तहत गिरफ्तार किया था। और सपा नेता अबू आसिम आजमी की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि अबू आसिम आजमी मुगल सम्राट औरंगजेब की प्रशंसा कर अब मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उनके बयान की हर तरफ निंदा हो रही है और सियासत का बाजार भी अब गर्म हो गया है। अपनी विवादास्पद टिप्पणी के बाद अबू आजमी कानूनी जांच के घेरे में भी अब आ गए हैं। आजमी ने औरंगजेब को एक कुशल प्रशासक बताते हुए कहा था कि औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए। शिवसेना सांसद नरेश महास्के ने ठाणे के वागले एस्टेट पुलिस स्टेशन में आजमी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 299, 302, 356 क्लॉज 1 और 356 क्लॉज 2 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। अबू आजमी पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है और देशद्रोह का मामला दर्ज कराने की भी मांग की गई है। शिवसेना शिंदे गुट ने आजमी के खिलाफ कई पुलिस शिकायतें दर्ज की हैं, जिनमें से एक मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में भी दर्ज की गई है। वहीं अबू आजमी की विवादित टिप्पणियों पर विभिन्न राजनीतिक हस्तियों ने भी कड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी आजमी की टिप्पणी की निंदा की है और इसे राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान बताया। वहीं बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने अबू आजमी पर निशाना साधा। ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए या हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। देखिए, हर इंडी अलायंस का नेता अबू आजमी हो वो इंस्पायर होते हैं अखिलेश यादव से। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये सब इंडी अलायंस के लोग इंस्पायर होते हैं हिंदुओं के हत्यारे और भारत की संस्कृति के हत्यारे औरंगजेब से। इसीलिए ये लोग महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहते हैं, इसीलिए ये सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहते हैं। औरंगजेब को हिंदू त्योहारों से नफरत थी। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने महाकुंभ पर सवाल उठाए और ममता बनर्जी तो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ तक कह दी। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से बीमारियां हो जाती है। औरंगजेब हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र करता था और हिंदुओं की हत्या कराता था। महाराष्ट्र बजट सत्र के दूसरे दिन आज विधान भवन के सीढ़ियों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखे। सत्ता पक्ष द्वारा सपा नेता अबू आजमी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। अबू आजमी ने औरंगजेब के बारे में की गई टिप्पणी से राज्य में विवाद पैदा हुआ। सत्ता पक्ष के नेताओं ने आजमी के खिलाफ देशद्रोह का गुना दर्ज कराने की मांग की। वहीं विपक्ष भी सत्ता पक्ष पर आक्रामक होता दिखाई दे रहा है। इससे महाराष्ट्र की राजनीति में तल्खी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बुलेटिन में आगे बढ़ लेते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से ब्रिटेन और आयरलैंड के दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्री आज यात्रा के पहले चरण में ब्रिटेन पहुंचेंगे। डॉक्टर जयशंकर ब्रिटेन में अपने समकक्ष विदेश सचिव डेविड लैमी के साथ चर्चा के अलावा कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात करेंगे।
विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और ब्रिटेन के बीच एक व्यापक रणनीतिक भागीदारी है। दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों से लोगों के बीच संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत हुए हैं। इसके बाद दूसरे चरण में वे 6 मार्च को आयरलैंड पहुंचेंगे। आयरलैंड के दौरे पर अपने समकक्ष साइमन हैरिस से द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वे कई अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। भारत और आयरलैंड के बीच साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, सांस्कृतिक संबंधों और बढ़ती आर्थिक आवश्यकताओं पर आधारित मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध है। विदेश मंत्री की ये यात्रा ब्रिटेन और आयरलैंड के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को नई गति प्रदान करेगी। संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई, मरम्मत और लाइटिंग से जुड़े कामों को कराए जाने की इजाजत दिए जाने की मांग से जुड़े मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान मुस्लिम पक्ष यानी मस्जिद कमेटी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पर अपनी लिखित आपत्ति दर्ज की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से मोहलत मांगी है, जिस पर हाईकोर्ट ने एएसआई को जवाब दाखिल करने के लिए 5 दिनों की मोहलत दी है। हाईकोर्ट इस मामले में अब 10 मार्च को सुनवाई करेगा। अदालत में आज हिंदू पक्ष की तरफ से भी हलफनामा दाखिल किया गया। हालांकि हिंदू पक्ष मस्जिद कमेटी की आपत्ति पर अपना एक और जवाब 10 मार्च को दाखिल करेगा। आज की सुनवाई में यूपी सरकार की तरफ से भी कोर्ट में पक्ष रखा गया। यूपी सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने बताया कि मौके पर कानून व्यवस्था को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। कानून व्यवस्था कायम रखने को लेकर सभी जरूरी कदम पहले से ही उठाए गए हैं। खबर अब जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में घरों और दुकानों में आग लगने की घटना सामने आई है। शोपियां के टाक मोहल्ला स्थित कई घरों और दुकानों में भीषण आग लगी है। आग इतनी भीषण है कि दर्जनों घर, दुकानें और कॉम्प्लेक्स जलकर खाक हो गए हैं। पता चला है कि दुकानों और घरों में आग अभी भी लगी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंच गई है और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। मौसम विभाग ने अगले आने वाले 3 से 4 दिनों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश से भारी बारिश और बर्फबारी और साथ ही पंजाब में ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ एक ट्रफ के रूप में निचले से ऊपरी स्तरों पर जारी है, जिसके कारण मौसम में बदलाव आएगा। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में वज्रपात, भारी बारिश और जमकर बर्फबारी होने के आसार है। इन राज्यों में 70 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश हो सकती है। इसका असर उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में दिखाई देगा। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्व अरब सागर और इससे सटे मालदीव और लक्षद्वीप के इलाकों में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं और तेज होकर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में तब्दील होने के आसार जताए गए हैं। इसी तरह बंगाल और मन्नार की खाड़ी में तूफानी हवा चलने के आसार हैं। सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत परीक्षण के लिए हाइड्रोजन ईंधन आधारित वाहनों का उपयोग करने को लेकर 5 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। देश भर में पायलट प्रोजेक्ट्स के तहत परीक्षण के लिए बसों और ट्रकों सहित 37 हाइड्रोजन फ्यूल वाले वाहनों का उपयोग किया जाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि ये वाहन देश भर में 10 अलग अलग मार्गों पर चलेंगे। ये प्रोजेक्ट्स टाटा मोटर लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, NTPC, ANERT, अशोक लेलैंड, HPCL, BPCL और IOCL जैसी प्रमुख कंपनियों को दिए गए हैं। इससे पहले मंत्रालय ने विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन आधारित वाहनों, मार्गों और हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशनों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। विस्तृत जांच के बाद कुल 37 वाहनों और 9 हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन से जुड़े 5 पायलट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इन प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र सरकार लगभग 208 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता करेगी। मिशन का एक उद्देश्य पायलट आधार पर चरणबद्ध तरीके से बसों और ट्रकों में ईंधन के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन उपयोग को बढ़ावा देना है। देश में महिलाएं कारोबारी और अन्य जरूरतों के लिए तेजी से कर्ज ले रही है। नीति आयोग के मुताबिक महिला उधारकर्ताओं की संख्या में वर्ष दर वर्ष 42% की वृद्धि देखी गई है।
उधारकर्ताओं से बिल्डरों तक भारत के वित्तीय विकास की कहानी में महिलाओं की भूमिका रिपोर्ट में ये आंकड़े सामने आए हैं। नीति आयोग के मुताबिक साल 2019 से 2024 तक व्यावसायिक ऋण में महिलाओं की हिस्सेदारी 14% और गोल्ड लोन में 6% बढ़ी है। दिसंबर 2024 तक कुल व्यावसायिक उधारकर्ताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 35% पहुंच गई। इनमें छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों की महिलाओं का हिस्सा 60% रहा। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। तो अपने सोने को काम पे लगाइए, आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर नए टैरिफ लगाने और मेक्सिको और कनाडा के लेवी को टालने का संकेत नहीं देने के बाद जापान का शेयर बाजार 2% से अधिक गिर गया है। वहीं हांगकांग का भी हैंग सेंग भी 1.5% नीचे आ गया। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप ने चीन पर टैरिफ को 20% तक बढ़ाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तुरंत बाद अमेरिकी नेता मेक्सिको और कनाडा के खिलाफ नियोजित 25% टैरिफ में किसी भी बदलाव से इनकार कर रहे थे। तो अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उससे जापान के शेयर बाजार पर फर्क पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि आज से कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि इसमें देरी की कोई गुंजाइश नहीं है। ट्रंप के ऐलान के बाद उत्तर अमेरिका में ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ गया है। ट्रंप के बयान के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी है। ट्रंप के बयान के बाद मेक्सिको की मुद्रा पेसो और कनाडाई डॉलर दोनों में गिरावट दर्ज की गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा है कि इन देशों को आयात शुल्क का सामना करना ही होगा, जिससे वे अपने कार प्लांट और अन्य वस्तुएं अमेरिका में ही बनाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क लगाने वाले देशों पर समान शुल्क 2 अप्रैल से लागू होंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अमेरिका अपने दक्षिणी और उत्तरी पड़ोसियों से सालाना $900 अरब से अधिक मूल्य का आयात करता है। अत्यधिक एकीकृत उत्तरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए यह गंभीर झटका होगा। Tariffs, as you know, will start a week earlier than the reciprocal, which is going to be on a couple of weeks earlier. Reciprocal tariffs start on April 2nd. And I wanted to make it April 1st, but I didn't want to I didn't want to go April Fool's Day because that costs a lot of money, but that one day, so we're going April 2nd. But very importantly, tomorrow tariffs 25% on Canada and 25% on Mexico, and that'll start. So they're going to have a tariff. So what they have to do is build their car plants, frankly, and other things in the United States, in which case they have no tariffs. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सभी तरह की सैन्य सहायता पर रोक लगा दी है। पिछले हफ्ते राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ हुए विवाद के बाद ट्रंप ने यह फैसला किया है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने एक बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ किया है कि वे शांति पर फोकस कर रहे हैं। हमारे सहयोगियों को भी इस लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध होने की जरूरत है। मदद इसलिए रोकी जा रही है ताकि इस कदम से कोई समाधान निकल सके। ट्रंप का यह फैसला यूक्रेन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि अब अमेरिका की तरफ से सैन्य वाहन, गोला बारूद, अरबों डॉलर के रडार और मिसाइलें यूक्रेन को नहीं भेजे जाएंगे। बता दें कि ट्रंप ने यह कदम 28 फरवरी को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ हुई तनावपूर्ण बातचीत के बाद उठाया है। बताया जा रहा है कि ट्रंप ज़ेलेंस्की के बर्ताव से नाराज हैं, इसलिए यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद रोक दी है। रूस के खिलाफ युद्ध के दौरान यूक्रेन की आर्थिक मदद करने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर जमकर हमला बोला है। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन ने बहुत ही मूर्खतापूर्ण तरीके से एक देश को लड़ने के लिए $350 बिलियन दे दिए।
इसके बदले में हमें कुछ नहीं मिला। हम $350 बिलियन से अपनी पूरी अमेरिकी नौसेना का पुनर्निर्माण कर सकते थे। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने सोमवार शाम अपने संबोधन में कहा कि यूक्रेन को वास्तविक और निष्पक्ष शांति के लिए सुरक्षा गारंटी की जरूरत है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ 3 साल पुराने युद्ध को तेजी से समाप्त करने के लिए उनके देश को उचित कूटनीति की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगियों की एक सप्ताहांत बैठक में भाग ले रहे थे, जो युद्ध के समाधान के लिए एक योजना तैयार करने के लिए समर्पित थी। गजा पर कब्जा करने और उसके निवासियों को स्थानांतरित करने की अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकियों का मुकाबला करने के लिए अरब लीग के सदस्य आज काहिरा में मिलेंगे। मिस्र ने गजा के पुनर्निर्माण के लिए एक योजना तैयार की है, जिसे आज वो आपातकालीन शिखर सम्मेलन में अरब देशों के प्रमुखों के सामने पेश करेंगे। मिस्र द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन का उद्देश्य फिलिस्तीनी मुद्दे पर एक एकीकृत अरब रुख तैयार करना और गजा की आबादी की विस्थापन के लिए अमेरिकी योजनाओं के लिए एक अरब प्रस्ताव प्रस्तुत करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने गजा को कब्जा करने और इसके एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए इसकी आबादी को फिर से बसाने का प्रस्ताव रखा था। इस विचार को अरब सहित दुनिया के कई अन्य देशों ने सख्ती से खारिज कर दिया था। इससे पहले सोमवार को मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देल्ती ने गजा पुनर्निर्माण योजना पर चर्चा करने के लिए काहिरा में अपने कई अरब समकक्षों से मुलाकात की। इजराइल ने सीरिया पर एक बार फिर से एयर स्ट्राइक किया है। इजराइल ने तटीय शहर टाटस के निकट सीरिया की वायु रक्षा बटालियन पर एयर स्ट्राइक की है। सीरिया की सरकारी मीडिया के मुताबिक कल देर रात हमला हुआ। फिलहाल हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। नुकसान का आकलन करने के लिए सीरियाई नागरिक सुरक्षा दल तैनात किया गया है। स्थानीय टीवी चैनल के मुताबिक हमले में वायु रक्षा बटालियन को निशाना बनाया गया, जबकि सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बड़े विस्फोट का उल्लेख किया है। इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि इजरायल रक्षा बलों ने टाटस के निकट करदाहा में एक सैन्य स्थल को निशाना बनाया है। बता दें कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दक्षिणी सीरिया में सैनिकों की संख्या को कम करने का आह्वान किया है, जबकि सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने कहा कि नई सरकार इजरायल के साथ कोई संघर्ष नहीं चाहती है। दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पेरू में इस हफ्ते भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है और नदियां उफान पर हैं, जिससे निवासियों को अपने घरों से बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ा है और सरकार ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बाढ़ के पानी से लगभग 1,50,000 लोग और 3,000 घर प्रभावित हुए हैं। सार्वजनिक स्थानों को भी नुकसान पहुंचा है। साथ ही ग्रैंड कैनरिया के पूर्वी भाग में भी बाढ़ आ गई है, जिससे कारें बह गई और सड़कें कीचड़ से भर गई। स्पेन की मौसम एजेंसी ने कैनरी द्वीप समूह के लिए येलो अलर्ट जारी किया और टेल्डे सिटी हॉल में ने लोगों से घर के बाहर अंदर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी का पुतला जलाया और उन्हें पद से हटाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्होंने ढाका में हाल ही में 2 लड़कियों पर हुए हमले को सही ठहराने की कोशिश की है। महिलाओं के एक मंच ने सोमवार को ढाका के असदगेट इलाके में आयोजित एक विरोध रैली में जहांगीर आलम चौधरी के इस्तीफे की मांग की। 1 मार्च को ढाका के लाल मटिया इलाके में 2 लड़कियों पर भीड़ ने हमला किया था। पीड़ितों में से एक ने आरोप लगाया कि उन पर धूम्रपान करने के लिए हमला किया गया था। इससे पहले पिछले सप्ताह ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों के एक समूह ने देश भर में अपराधों में वृद्धि और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर परिसर में विरोध प्रदर्शन किया था और गृह सलाहकार के तत्काल इस्तीफे की मांग की थी। दोहरे निमोनिया से जूझ रहे पोप फ्रांसिस की सेहत पर एक बयान में वेटिकन ने कहा है कि उन्हें सोमवार को सांस संबंधी परेशानी के चलते वेंटिलेशन की आवश्यकता पड़ी। वेटिकन ने कहा है कि पोप फ्रांसिस अभी पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं है। बता दें कि पोप फ्रांसिस 2 सप्ताह से अधिक समय से रोम के जेमेली अस्पताल में हैं। उन्हें 14 फरवरी को एक गंभीर श्वसन संक्रमण के चलते भर्ती कराया गया था। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।